Salient features explain the character of the Constitution, not just its content. प्रमुख विशेषताएं संविधान की आत्मा को समझने की कुंजी है. So if you understand these features, you can answer prelims, mains, even interview questions with confidence. Let us now decode the features that make the Indian Constitution stable yet flexible, federal yet unitary. Salient features are not facts to memorize, they are the principles to understand. So, hello everyone, welcome back. Welcome to part 31 of our Indian Polity lecture series. And from this video, we are going to start the salient features of the Indian Constitution. Salient features of the Indian Constitution के ऊपर ये हमारा part 1 होने जा रहा है. बाकी के जो टॉपिक्स रहेंगे वो हम अगले पार्ट में कवर अप करेंगे. So these are the topics which we are going to discuss in this video. So nature and uniqueness of the constitution. Indian constitution अपने आप में यूनिक है because ये बनाया गया है according to the needs and conditions of India. इसमें प्रोविजंस जो है वो बोरो किए गए हैं, आइडियाज जो है वो बोरो किए गए हैं फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से. और आई होप कि आपको याद होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय 60 अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफर किया गया था और उनमें से जो बेस्ट चीज़ें थी उनको उठाया गया, उनके ऊपर डिस्कशन हुआ, उनके ऊपर डिबेट हुआ और उनको फिर इंडिया के हिसाब से एडप्ट किया गया, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस लाके. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने आइडियाज़ को ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. वर्ल्ड का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है? हमारे पास है, इंडिया के पास है. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्टली रिजिड है एंड पार्टली फ्लेक्सिबल है. सो before understanding this, you should have the idea of rigid constitution and flexible constitution. ओके, तो इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम जानेंगे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्टली रिजिड क्यों है, पार्टली फ्लेक्सिबल क्यों है. ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया था, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल था. 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था एंड 8 शेड्यूल्स थे. एट प्रेजेंट हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है, अबाउट 470 आर्टिकल्स है जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड 12 शेड्यूल्स हैं. ठीक है, आपसे प्रेजेंटली कितने आर्टिकल्स है ये सवाल तो नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर है. फिर भी आपको याद रखना होगा कि नियर अबाउट 470 आर्टिकल्स है और कहीं कहीं पे आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स 448 भी मिल जाते हैं. सो ऑप्शन में क्या दिया गया है उसके हिसाब से आपको आंसर जो है वो टिक करके आना है. ओके, एंड आपको ये चीज़ें तो याद रखनी ही है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था उस समय कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड था एंड कितने शेड्यूल्स थे. एट प्रेजेंट कितने पार्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो आपको याद रखना ही है एंड कितने शेड्यूल्स हैं ये भी याद रखना है. कौन से नए शेड्यूल्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से पार्ट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वहीं से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बनते हैं. देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और ये कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हुए हैं. इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखना है दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि संविधान का जो 42वां संशोधन था उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज की गई थी जिसके वजह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. ठीक है, और ये कब हुआ था? 1976 में. केशवानंद भारती केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि by using article number 368 of Indian Constitution they can amend the constitution but they are not having right to alter the basic structure of the Indian Constitution. मतलब आर्टिकल 368 को यूज करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है बट जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बदलने का अधिकार पार्लियामेंट के पास नहीं है. पार्लियामेंट को वो चीज नहीं करनी है. ओके, आपको केशवानंद भारती केस से रिलेटेड डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.
ठीक है, सबसे रीसेंट कौन सा अमेंडमेंट हुआ है वो हमसे पूछा जा सकता है। सबसे रीसेंट जो अमेंडमेंट हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 106th अमेंडमेंट, जो कि 2023 में किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ये अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है एंड उस बिल का नाम क्या है, क्योंकि ये सवाल जो है वो आ सकता है। 106th जो अमेंडमेंट था वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ओके, एंड इससे क्या किया गया, इस बिल को लाकर क्या अमेंडमेंट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 33% रिजर्वेशन जो है औरतों को दिया गया है इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसलिए आपको ये बात जो है वो याद रखनी होगी। साथ ही साथ 100 जो अमेंडमेंट था उसे भी आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अमेंडमेंट्स की सेंचुरी पूरी हुई है। तो ये कब हुई है? 2015 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, एंड इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में इनक्लेव्स जो है वो एक्सचेंज किए गए थे। ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था एंड 8 शेड्यूल थे। एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि अबाउट 470 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड 12 शेड्यूल्स है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इतना लंबा क्यों है, इतने आर्टिकल्स क्यों हैं, इतने पार्ट्स एंड इतने शेड्यूल्स क्यों है? तो हम देखते हैं कि जोग्राफिकल एंड सोशल डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर संविधान बनाना है तो नो डाउट वो संविधान जो है वो लंबा हो जाएगा। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी इन्फ्लुएंस है। आई होप कि आपको याद होगा कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर काउंसिल एक्ट्स लाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो सबसे लंबा था, सबसे डिटेल्ड था। ओके, एंड उसी का इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। एंड एक वजह ये भी है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था यही हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी जब तक हमारा संविधान बन के तैयार नहीं हुआ तब तक इसी के थ्रू इंडिया को रूल किया गया। ठीक है, देन इंडिया में हम देखते हैं कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स अलग कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड नहीं करते हैं, सेंटर एंड स्टेट्स दोनों के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से ये लंबा हो जाता है। देन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसके अंदर जो मेंबर्स थे वो लीगल बैकग्राउंड के थे, जिसके वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी डिटेल में चीज़ों को लिख दिया गया है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लंबा बनाता है। डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो है वो दिए गए हैं रिगार्डिंग जुडिशरी सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इलेक्शंस एटसेट्रा। तो क्योंकि डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस दिए गए हैं, इसकी वजह से हमारा जो संविधान है वो लंबा हो जाता है। चेंजेस मेड बाय अमेंडमेंट्स, तो हम देखते हैं कि वेरियस अमेंडमेंट जो हैं वो 1951 से ही किया जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और हम देखते हैं कि कुछ जो चीज़ें हैं वो डिलीट की गई हैं। अबाउट 20 आर्टिकल्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट किए गए हैं, एंड एक पूरा का पूरा पार्ट डिलीट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिलीट किया गया है। तो पार्ट 7 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिलीट किया गया है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। देन सिर्फ डिलीशन ही नहीं हुआ है, एडिशन भी हुई है चीज़ों की। अबाउट 95 न्यू आर्टिकल्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देन 4 नए पार्ट जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कौन कौन से वो पार्ट है? पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग है। देन पार्ट 9A म्यूनसिपलिटीज से रिलेटेड है ये। देन पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है इस पार्ट में। देन पार्ट 14A जो कि ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। तो ये वो 4 पार्ट्स हैं जो कि ऐड किए गए हैं। ठीक है, एंड स्टार्टिंग में आई होप आपको याद होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे, उसमें से एक जो है डिलीट किया गया, तो टोटल कितना हो गया? 21, और 4 जो है वो ऐड किए गए। तो एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, देन 4 न्यू शेड्यूल जो है वो भी जोड़े गए। 8 शेड्यूल तक ही था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद 9, 10th, 11th एंड 12th जो है वो जोड़ा गया है।
वर्ल्ड में कोई और कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसके अंदर इतने लार्ज नंबर में आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स दिए हुए हैं। ये सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलता है। देन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेशल है अपने आप में, बिकॉज वाइजली गुड आइडियाज जो है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस के वो लिए गए हैं और उनको एडप्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू इंडियाज नीड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कोई और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होगा जो इतना लेट इतिहास में बना होगा फिर भी इतना नया होगा। ओके, एंड उन्होंने प्राउडली कहा है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उन्होंने गर्व से कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे ही नहीं बनाया गया है, हमने उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशंस अवेलेबल थे उनको पूरी तरीके से खंगाला है और उसके बाद जो बेस्ट चीज हो सकती थी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है, उसको मॉडिफाई किया है और उसको फिर एडप्ट किया है। नेचर ऑफ बोरोइंग की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई ओरिजिनल इन्वेंशन नहीं है, बट इसके अंदर बेस्ट फीचर्स जो है वो सेलेक्ट करके डाले गए हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। डिफेक्ट जो है वो रिमूव किए गए हैं उन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो डिफेक्ट थे जिनको फॉलो करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, और उनको एडप्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशंस। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बट बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहने से ज़्यादा अच्छा होगा कि इसे ब्यूटीफुल पैच वर्क जो है वो कहा जाए, क्योंकि अगर किसी में कुछ अच्छाई है तो उन अच्छाइयों को सीख लेना या उन अच्छाइयों को अपने हिसाब से अपने देश में इम्प्लीमेंट कर देना, ये बोरोइंग नहीं कहलाएगा, इसे लर्निंग कहेंगे। हमने किसी के एक्सपीरियंस से सीखा, और आप बार बार गलती करके सीखोगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लो और उस गलती को रिपीट ना करो। देन स्ट्रक्चरल, फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल सोर्सेस। तो स्ट्रक्चरल जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो लार्जली डिराइव किया गया है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और हम देखते हैं कि फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशंस, देन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, ये सारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर होकर लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस जो है वो क्लोजली रिजेंबल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। फिलोसॉफिकल पार्ट जो है बहुत सारे देशों से लिया गया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रियम्बल के अंदर जो आइडियल्स है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर लिया गया है। देन पॉलिटिकल पार्ट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटिश सिस्टम से इंस्पायर होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया है वो है कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, साउथ अफ्रीका एंड जापान का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि किस देश के संविधान से कौन सी चीज़ जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है। ठीक है, कौन से आइडियाज कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। देन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को समझने से पहले चलिए समझते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा संविधान जिसके अंदर अमेंडमेंट यानी चेंज लाने के लिए स्पेशल प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी जो है वो चाहिए होती है, एंड संविधान में बदलाव कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा कोई संविधान है जिसमें अमेंडमेंट जो है वो इजीली नहीं हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी से नहीं हो सकता है, सिंपल प्रोसीजर्स को फॉलो करके नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, अमेरिका में। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में काउंट होता है। देन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाना जो है वो ऑर्डिनरी लॉ की तरह है, यानी अमेंडमेंट जो है वो इजीली किए जा सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी लाकर अमेंडमेंट जो है किए जा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये हमें देखने को मिल जाता है ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि उसके अंदर अमेंडमेंट जो है वो ईजिली
किए जा सकते हैं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ही वो रिजिड है ना ही वो फ्लेक्सिबल है, मतलब ना ही उसके अंदर चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से चेंज की जा सकती है, मतलब हर चीज़ जो है बहुत ही आसानी से नहीं बदली जा सकती है। कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं, उनको पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी जो है लगती है, स्पेशल प्रोसीजर जो है वो फॉलो किए जाते हैं, एंड कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दी जाती है। दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, इट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 जो है उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट कर सकती है। सो ये पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये 1973 के बाद कहा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 368 को यूज करके स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कर सकती है। पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से अगर स्पेशल मेजॉरिटी उस बिल को मिल जाता है तो ही वो अमेंडमेंट माना जाएगा। देन दूसरे प्रकार का अमेंडमेंट क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से उस बिल को पास करे, उसके बाद वो बिल जो है वो सारे स्टेट्स के पास भेजा जाएगा, और जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से मोर देन 50% स्टेट्स ने अगर उस बिल को पास कर दिया तो ही वो अमेंडमेंट जो है वो लागू किया जाएगा, वो बदलाव जो है संविधान में किया जाएगा, अदरवाइज वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, देन कुछ जो प्रोविजंस हैं वो इजीली अमेंड किए जा सकते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड हो जाता है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, इंडिया में हम देखते हैं कि फेडरल फीचर जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ यूनिटरी फीचर्स भी हमें देखने को मिल जाता है। फेडरल फीचर के अंदर हमें टू गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म देखने को मिल जाता है। यूनिटरी फीचर में हमें कौन कौन से फीचर देखने को मिल जाते हैं इंडिया में? सो स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, then flexibility of the constitution, integrated judiciary, appointment of the governor and all India services एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये यूनिटरी फीचर्स भी हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया को किस तरीके से डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरेशन जो वर्ड है वो कहीं भी यूज नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, और यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडियन फेडरेशन जो है दैट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, यानी स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने सेंटर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, कोई टर्म एंड कंडीशन पे इंडिया को ज्वाइन नहीं किया है। और जो स्टेट्स हैं उनको बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। ठीक है, जिसके वजह से हम कहते हैं दैट इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इस वजह से हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग नामों से डिस्क्राइब किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, देन कुछ लोग कहते हैं क्वासी फेडरल, देन कुछ लोग कहते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म जो है वो चलता है इंडिया में, देन कुछ लोग कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो चलता है इंडिया में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडप्ट किया, उसने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एडप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है हमारे ऊपर इतने सालों से रूल कर रहे थे और वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आते थे तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए लेके आते थे, और वही चीज वो इंडियंस को फॉलो करवा रहे थे। सो वी वर हैबिचुएटेड ऑफ दैट थिंग, दैट्स व्हाई आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया डिसाइडेड टू एडप्ट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो ओवरलैप भी
करते हैं इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है दैट देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स। टू ऑर्गन्स कौन से? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। यानी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में आपको ओवरलैपिंग ऑफ पावर नहीं मिलेगा, वहां पे क्लियर डिवीजन सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। देन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इंडिया में हम देखते हैं कि सेंटर एंड स्टेट दोनों जगहों पे हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलता है। सो फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया के? तो सबसे पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरीके से नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? गवर्नर। एंड रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार से रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट कौन हो जाते हैं? चीफ मिनिस्टर। तो ये चीज जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। साथ ही साथ मेजोरिटी पार्टी रूल जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ये हमें देखने को मिल जाता है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, ये भी हमें देखने को मिल जाता है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये हमें देखने को मिलता है। बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ओके, रियल एग्जीक्यूटिव का। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस भी हमें देखने को मिल जाता है। सो इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, अब उसे हम समझेंगे। इंडिया में पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन बॉडी नहीं है, वो सुप्रीम ऑथोरिटी नहीं है। बट इन केस ऑफ ब्रिटेन व्हाट वी सी दैट पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑथोरिटी इन ब्रिटेन। ठीक है, यानी पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन की वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। बट इंडिया में पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम ऑथोरिटी नहीं है। इंडिया में हम देखते हैं कि हमारे जो स्टेट के हेड हैं, कंट्री हेड हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री है प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन होता है। ऑल्दो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, बट क्योंकि वो जनता के द्वारा चुन के भेजे गए हैं, इसीलिए इंडिया जो है वो रिपब्लिक नेशन है। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो राजा या रानी रहते हैं, एंड वो किसी एक राज परिवार को बिलोंग करते हैं, और वही राज परिवार से लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन रहे हैं। इसीलिए हम ब्रिटेन को रिपब्लिक नहीं कह सकते हैं। रिपब्लिक कब कहा जाता है? तो रिपब्लिक तब कहा जाता है जब स्टेट के हेड का इलेक्शन हुआ हो, जनता के द्वारा चुना गया हो कंट्री के हेड को। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और उस वीडियो के थ्रू आप समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक टर्म जो हैं वो क्या होते हैं, क्यों इंडिया डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है बट ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेटिक होते हुए भी रिपब्लिक नहीं है। देन सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेंटी एंड जुडिशियल रिव्यू। सो ब्रिटेन में हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। उसका मतलब क्या हो जाता है दैट पार्लियामेंट हैज फाइनल अथॉरिटी टू मेक और चेंज लॉ को बनाने और चेंज करने का अल्टीमेट अधिकार जो है ब्रिटेन में किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। एंड इन केस ऑफ अमेरिका हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम ऑथोरिटी बन जाती है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर द लॉज इनवैलिड इफ दे वायलेटेड इज विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है, बट इन केस ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया ने प्रॉपर सिंथेसिस जो है किया है और दोनों के बीच में बैलेंस जो है बना के रखा है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर को यूज करते हुए चेक कर सकती है कि ये जो पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे नल एंड वाइड जो है सुप्रीम कोर्ट घोषित कर सकती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ आर्टिकल नंबर 368। तो यहाँ पे ये बैलेंस जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। और इंडिया में सुप्रीम ऑथोरिटी क्या है? तो हमारा संविधान जो है वो सुप्रीम ऑथोरिटी बन जाता है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने जुडिशियल सिस्टम एस्टेब्लिश किया है जो कि इंटीग्रेटेड है एंड इंडिपेंडेंट है। सो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है? तो सबसे नीचे इंडिया में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उसके ऊपर फिर आते हैं स्टेट में हाई कोर्ट एंड उससे भी ऊपर आता है सेंटर में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये क्या है? ये इंटीग्रेटेड है। अगर लोअर कोर्ट के जजमेंट से आप खुश नहीं हैं तो आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के जजमेंट से भी आप खुश नहीं है तो अल्टीमेटली आप कहाँ आएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे एंड सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो फाइनल रहेगा। ठीक है, और हम देखते हैं कि सिंगल सिस्टम जो है वो इन्फोर्स करता है सेंट्रल एंड स्टेट लॉज दोनों को, जो कि अमेरिका में नहीं होता है। ठीक है, देन इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की वो कैसे इंश्योर किया गया है? सो सिक्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स जो है वो दिया गया है जुडिशियल सर्विसेज जो ज्वाइन करते हैं जजेस जो है बेसिकली उनको। देन फिक्स सर्विस कंडीशन जो है वो दिया गया है। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हम देखते हैं कि खर्च जो है वो कहाँ से निकल के आता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल के आता है। इसको हम और डिटेल में देखेंगे, थोड़ी सी बारीकियां जो है वहाँ पे और हमें ध्यान देना होगा क्योंकि दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेक्चर्स को देखेंगे। फिर भी आपको अगर जल्दी है तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। देन प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन जजेस कंडक्ट, यानी जजेस ने जो जजमेंट दिया है उसके ऊपर डिस्कशन जो है पार्लियामेंट में नहीं हो सकती है, या कोई केस चल रहा है और उस केस के ऊपर पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन जो है ना हो, इसके लिए प्रोहिबिशन जो है वो रखा गया है। देन पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, यानी कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स दिए और वो ऑर्डर्स जो है फॉलो नहीं किए गए तो कोर्ट जो है पनिश कर सकती है। देन देयर इज सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो जुडिशरी है उसको सेपरेट करके रखा गया है एग्जीक्यूटिव से ताकि कोई भी प्रेशर जो है वो जुडिशरी के ऊपर ना पड़े एंड जुडिशरी जो है वो सही मायने में अपना सही फैसला जो है वो सुनाए। देन फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे रखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स गारंट करता है इंडियन सिटीजन्स को। पहले 7 था बट राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 1 जो है वो रिमूव कर दिया गया। एक्चुअली इसे अब लीगल राइट जो है वो बना दिया गया है। ठीक है, देन फर्स्ट जो राइट है दैट इज राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक में दिया गया है। देन सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 21। देन थर्ड जो है दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 25 टू आर्टिकल नंबर 28। और आपको याद रखना होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद सेकुलर वर्ड जो है वो प्रियम्बल में जोड़ा गया था। बट यहां से आपको ध्यान देना है कि क्या जब 1976 में ये वर्ड जोड़ा गया उससे पहले इंडिया सेकुलर था कि नहीं था? तो जी था, बट वो जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट था वो क्या था? वो इम्प्लिसिट था, बट उसे एक्सप्लिसिट किया गया बाय एडिंग द वर्ड सेकुलर इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो मिला हुआ है इंडियंस को एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो भी मिला हुआ है अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये अगर आर्टिकल आपको नहीं मिलता है फंडामेंटल राइट के रूप में तो आप फिर कोर्ट जो है नहीं जा सकते हैं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ योर फंडामेंटल राइट। ओके, देन फंडामेंटल राइट जो है वो प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल है का मतलब क्या है कि आपका फंडामेंटल राइट का हनन अगर होता है तो आप कोर्ट जो है जा सकते हैं और जजमेंट जो है उसकी डिमांड कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो लिमिटेशंस का काम करते हैं ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो ये लिमिटेशन के रूप में कैसे काम करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के ऊपर? तो ये लिमिटेशन के रूप में इस तरीके से काम करते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे एग्जीक्यूटिव द्वारा उसमें से कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फंडामेंटल राइट जो है उसका हनन हो रहा हो। उसी प्रकार से लेजिस्लेचर को कहा गया है कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिसके वजह से लोगों का फंडामेंटल राइट जो है उसका हनन हो। ठीक है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रहती हैं, कुछ कुछ जगहों पे इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड भी किया जाता है ताकि डीपीएसपी को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके
देश का लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको सही से मैनेज किया जा सके। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब बहुत ही डिटेल में सारी बारीकियों को हम समझेंगे और आपके सारे डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। देन डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि डाला गया है इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। डीपीएसपी जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोशलिस्ट आइडिया, गांधीयन आइडिया, देन लिबरल आइडिया या आइडियोलॉजी। ठीक है। एंड एम क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन जो एम है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना इंडिया में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट लाना इंडिया में। ये मेन एम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। सो ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? तो इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो कि स्टेट को फॉलो करने चाहिए वाइल फॉर्मुलेटिंग एनी पॉलिसी और वाइल मेकिंग एनी लॉ। सो डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको लेके कोर्ट में नहीं पहुंच सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो डीपीएसपी के तहत ये जो बात कही गई है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। ठीक है। फंडामेंटल इन गवर्नेंस होता है डीपीएसपी एंड मोरल ऑब्लिगेशन होता है स्टेट के ऊपर कि आप कोई रूल बना रहे हो, कोई नई पॉलिसी ला रहे हो, तो इन बातों को ध्यान में रखो ताकि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो सही मायने में एस्टेब्लिश हो पाए इंडिया में एंड वेलफेयर स्टेट जो है वो हम एस्टेब्लिश कर पाए। मिनेर्वा मिल केस 1980 में जिसका जजमेंट आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देन फंडामेंटल ड्यूटीज जो आता है पार्ट 4A में। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज वहां पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया है। एंड ये किस कमिटी के रिपोर्ट के बेसिस पे जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह कमिटी के रिपोर्ट पे, रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसके बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो जोड़े गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, उस समय कितने ड्यूटीज जोड़े गए थे? तो 10 ड्यूटी जो है वो जोड़े गए थे। देन 86th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2002 में, उसके द्वारा एक और ड्यूटी जो है वो जोड़ दिया गया। तो इन टोटल हमारे पास अभी टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11। एंड ये कौन से आर्टिकल के अंदर बताए गए हैं? आर्टिकल नंबर 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटी अगर कोई सिटीजन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसको पकड़ के कोर्ट में घसीट नहीं सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कर रहा है, मुझे जजमेंट चाहिए इस चीज़ के ऊपर, मेक हिम फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आप ऐसा नहीं कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये लोगों की अपनी सोच है, लोगों की अपनी समझ है और देश ने आपको आज़ादी दी है, देश ने आपको बताया है कि ये आपकी मौलिक ड्यूटीज हैं जो आपको करना चाहिए। बट अगर किसी में सेंस हो तो वो करेगा, अगर वो नॉनसेंस हो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम। बाकी के जो टॉपिक्स हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। और अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं देन मेक श्योर कि आप दोनों वीडियोस को एक बार में ही कवर अप करें, बैक टू बैक इसको आप देखें ताकि ये टॉपिक आपका छूटे नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल बी कैचिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।